इसमें तीन भाग हैं, ठीक है। अध्याय 8 है, धाराएँ 44 है, अनुसूची 1 है। अधिनियम 13 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको अनुमति प्राप्त हुई, लागू हुआ 1 मार्च 1964 को। क्रमांक संख्या है 47। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, ठीक है। इसमें भाग कितने हैं तो 3 भाग हैं। अध्याय कितने हैं तो 8 हैं। धारा कितनी है तो 44 है। इसको याद करने के लिए 4 4 मतलब अध्याय 8 हो गए, ठीक है। और भाग 3 है, एक इधर लगा दिया तो 13 दिसंबर को क्या हो गया, इसको 1963 को अनुमति मिल गई। फिर एक अनुसूची है तो एक अनुसूची मतलब 1 मार्च 1964 को क्या हुआ, लागू हुआ। क्रमांक संख्या क्या है तो 47 है, ठीक है। ये 8 में से 1 घटा दिया और 3 और 4 जोड़ दिया, 47 हो गया, ठीक। या फिर इधर से 3 और 4 करके 7 कर लिया और 4 ऐसे करके याद कर लिया, ठीक। भाग 3 अध्याय 8 धारा 44 अनुसूची 1 अधिनियम 13 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति की साइन और लागू 1 मार्च 1964। क्रमांक संख्या एक्ट संख्या कितना है 47 है। इस अधिनियम के पूर्व भी ये एसआरए था, ठीक है। सबसे पहले 1877 में बना था ये, ठीक। उसके बाद 1870 मूल रूप से था। ये न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 था, ठीक है। न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 था, ड्राफ्ट की तर्ज पर तैयार किया गया था, ठीक। 1877 के बाद इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, 6 संशोधन हुए। 1882, 1891, 1899, 82, 91 और 99, ठीक है। 1800 की सीरीज़ में क्या है, 82, 91, 99 और ठीक 3 है। और 19 की सीरीज में क्या है, 29, 40, 51 संशोधित किया, ठीक है। 29, 40, 51, ठीक। 29, 40, 51, ठीक है। 29, 51, 40 1877 में, ठीक। 1882, 1891, 1899, 1829, 1840, 1951, ठीक। भाग कितने हैं तो 3 भाग हैं। 3 भाग अध्याय 8 धाराएँ 44 अनुसूची 1 अधिनियमित 13 दिसंबर 1963 लागू हुआ 1 मार्च 1964। क्रमांक संख्या 47, ठीक। इसके पूर्व भी था तो इसके पूर्व 1877, ठीक है। 6 बार इसका वो हुआ संशोधन हुआ, कब कब 82, 91, 99, फिर 19 की इसमें 29, 40, 51, ठीक। फिर इसमें इतने संशोधन हो गए थे कि इसको हटाना पड़ा, ठीक है। 1877 के एक्ट को हटा के अपन ने 1963 में निरस्त करके 1963 में 1963 में 1963 में भारत विधि आयोग की 9वीं रिपोर्ट पर कौन सी 9वीं रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर भारत की संसद द्वारा एस आर ए 1963 पारित किया गया, 1963 पारित किया गया, ठीक है। एसआरए में 1963 के बाद 1964, 1974, 218 और 219 में संशोधन। अब इस एसआरए में भी 1963 में भी 4 संशोधन किए गए, 1964, 1974 और 2018 का मेजर अमेंडमेंट था, ठीक है। जो 2018 में संशोधन हुआ था वो बहुत बड़ा हुआ था एसआरए में। फिर 2019 में संशोधन जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया, ये 2019 में, ठीक है। एसआरए का अर्थ क्या होता है, ये सामूहिक उपचार कहा जाता है। आधार समता का कानून है, इसमें सामूहिक उपचार होते हैं, ठीक। आधार समता का कानून है मतलब लॉ ऑफ इक्विटी पर आधारित है। इस पे आधारित है, लॉ ऑफ इक्विटी आधार समता कानून पर आधारित है, ठीक है। इसमें अब भाग कितने हैं तो 3 भाग हैं, ठीक है। सेक्शन कितने हैं तो 44 सेक्शन है, ठीक है। और अध्याय 8 है, ठीक। इसमें पहले इसमें अध्याय नहीं है, भाग है सिर्फ,
भाग एक प्रारंभिक 1 से 4 तक, इसमें अध्याय नहीं है। ठीक है, अभी इस फर्स्ट वाले में भाग से स्टार्ट होता है, अध्याय नहीं है। ठीक है, 1 से 4 तक है। सेक्शन 1 में क्या बताया है तो संक्षिप्त नाम क्या होगा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 होगा। विस्तार संपूर्ण भारत में है। ठीक, अब सेक्शन 2 में क्या है, परिभाषा दे रखी है। सेक्शन 2 में परिभाषा दे रखी है, कहाँ तक दे रखी है तो ये ई तक परिभाषा दे रखी, कहाँ तक, ई तक परिभाषा दे रखी। 2A में क्या है तो बाध्यता है, 2A में क्या है तो बाध्यता है। ठीक है, 2A में क्या है, बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है। 2A में बाध्यता है, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य। ठीक है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य जो बाध्यता कहते हैं। ठीक है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय। 2B में क्या है, 2B में व्यवस्थापन है, सेटलमेंट, एक लिखत है जिसके अंतर्गत विलय या कोड पत्र नहीं आता है। ठीक है, सेटलमेंट में मतलब व्यवस्था में क्या क्या नहीं आता है तो विलय पत्र और कोड पत्र, ये दोनों नहीं आता है व्यवस्था में। सेटलमेंट में ये दोनों नहीं आता, विलय और कोड पत्र। इसके अतिरिक्त जंगम या स्थावर संपत्ति व्ययन के बारे में बात करेंगे तो करेगा। ठीक है, ये बात करता है वो लिखित व्यवस्थान कहलाएगा। ठीक है, जो जंगम या स्थावर संपत्ति के व्ययन के बारे में बात करेगा वो वो लिखित व्यवस्थान कहलाता है। ठीक, सी में क्या है, न्यास है। सी में किसकी परिभाषा दे रखी तो न्यास की परिभाषा दे रखी। वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम सेक्शन 3 में दे रखा है। ठीक है, भारतीय न्यास अधिनियम सेक्शन 3 में दे रखा है। डी में क्या है, न्यासी है। न्यासी की परिभाषा डी में, न्यासी कौन होता है, हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासत धारण किए होता है। ठीक है, न्यासी कौन होता है, हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासत धारण किया हुआ होता है। ठीक, और ई में जो कि परिभाषा इस एक्ट में परिभाषित नहीं किए गए हैं। ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परिभाषित किए गए हैं। ये से शब्द ई में इस अधिनियम परिभाषित नहीं किंतु संविदा अधिनियम में परिभाषित है, वो आएंगे। ठीक है, अब सेक्शन 3 व्यावृत्तियाँ। ठीक, सेक्शन 3 में क्या व्यावृत्ति है, मतलब ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट पालन के साथ संविदा के अधीन प्राप्त अधिकारों को भी लागू कर सकता है। ठीक है, किस किस को लागू कर सकता है, कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट पालन के साथ संविदा के अधीन प्राप्त अधिकार, संविधान के अधीन जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसमें लागू करा सकता है। यह अधिनियम रजिस्टर अधिनियम पर प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, ये किस पे नहीं लागू होता, रजिस्टर अधिनियम पर, रजिस्ट्रेशन अधिनियम पर लागू नहीं होता है ये। ठीक, सेक्शन 4 व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लागू होता है, ना कि दंड विधि के प्रवर्तन पर। अच्छा, ये दंड विधि के प्रवर्तन पर लागू नहीं होता है, ये व्यक्तिगत सिविल अधिकारों, ये सिविल अधिकारों के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के लिए है। ठीक, अपन क्या क्या पढ़ लिया, सेक्शन 1 पढ़ लिया, सेक्शन 2 में परिभाषा ए तक पढ़ ली, ए से ई तक परिभाषा पढ़ ली। ए में बाध्यता दे रखा है, बी में क्या दे रखा है तो व्यवस्थापन दे रखा है, सी में न्यास दे रखा है, डी में न्यासी दे रखा है, ई में ऐसे शब्द जो इस अधिनियम परिभाषित नहीं किंतु संविदा अधिनियम परिभाषित वो दे रखा। सेक्शन 3 में व्यावृत्तियाँ दे रखी है। सेक्शन 4 में ये सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लागू होता है, ना कि दंड विधि के। ठीक है, ये हो गया। अब भाग 2 से अध्याय 1 चालू होता है, ये याद रखना, भाग 2 से अध्याय 1 चालू होता है। ठीक है, भाग 1 का नाम क्या था तो इसका प्रारंभिक था। भाग 2 का नाम क्या है तो विनिर्दिष्ट अनुतोष स्पेसिफिक रिलीफ, कहाँ से 5 से 35, सेक्शन 5 से 35 तक भाग 2 का है। पर लेकिन इसमें अध्याय भी हैं, अध्याय पहला है इसमें। ठीक है, ठीक है, अध्याय 8 तक है ना, अध्याय 8 है तो पहला अध्याय अब स्टार्ट हुआ है। भाग 2 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम क्या है, भाग 2 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 5 से 35 तक है। ठीक है, अब अध्याय एक में क्या है तो अध्याय एक में है संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति। क्या है, संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति, रिकवरी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अध्याय 1 5 से 8 तक, कहाँ तक है 5 से 8 तक है। ठीक है, 5 से 8 तक है। ठीक ठीक, कब्जे की पुनः प्राप्ति का कैसे, अचल संपत्ति, इसमें अचल संपत्ति 5 से 6 तक अचल संपत्ति बता रखी है। ठीक है, अचल संपत्ति
5 से 6 तक सेक्शन में। चल संपत्ति 7 से 8 बता रखी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर 5 सेक्शन 5 विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति। विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति। ठीक है, सबसे पहले कब्जे का अधिकृत व्यक्ति, ठीक है, CPC 1908 में विहित रीति से उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। CPC 1908 में विहित रीति से उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। स्वतः के आधार पर वाद दायर कर कब्जे से हटाए जाने के दिनांक से 12 वर्ष के अंदर दायर कर सकता है। ठीक है, किसी ने उस व्यक्ति की भूमि कब्जे में ले ली तो वो कब तक 12 वर्ष तक वाद कर सकता है। ठीक है, स्रोत के आधार पर वाद दायर करके कब्जे से हटा जाने के दिनांक से दायर कर सकता है। ये सेक्शन 5 में बोला है। CPC 1908 में विहित रीति से प्राप्त करने का प्रोसेस भी दे रखी है। ठीक है, सेक्शन 6 यह एक त्वरित उपचार की व्यवस्था करता है। ठीक है, कैसा है? त्वरित उपचार की व्यवस्था करता है। सेक्शन 6 त्वरित उपचार की व्यवस्था करता है। यह भी अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। ठीक है, अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए द्वारा वाद। ये क्या था कि इतना फास्ट नहीं है, 5 वाला फास्ट नहीं है, 6 वाला फास्ट है। बेकब्जा स्थावर संपत्ति बिना अनुमति से तो विधिक सम्यक अनुक्रम से अन्यथा वाद पूर्ण कब्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। व्यक्ति बेकब्जा हो गया है स्थावर संपत्ति से बिना अनुमति के, तो फिर वह विधिक सम्यक अनुक्रम से अन्यथा वाद पूर्ण कब्जा प्राप्त करने के लिए लगा सकता है। ठीक है, लेकिन कब नहीं लगा सकता है? वाद कब नहीं लगा सकता है? वाद नहीं दायर किया जा सकता जब निकासन के 6 माह की समाप्ति के पश्चात। क्या हो गया? निकासन के 6 माह के पश्चात। ठीक है, उसने कुछ करा नहीं है, तब नहीं लगा सकता है। ठीक, या सरकार के विरुद्ध नहीं लगा सकता वो। ठीक, सरकार के विरुद्ध नहीं लगा सकता है। ठीक है, ये 2 इसमें नहीं लगा सकता है। और इसमें क्या है कि इसके अंतरिक्त वाद दायर होने पर जब डिग्री या निर्णय हो जाए तो उसके खिलाफ ना कोई अपील होगी और ना ही उसका पुनर्विलोकन होगा। ठीक है, सेक्शन 6 में बोला रखा है कि वाद दायर होने पर जब कोई डिग्री या निर्णय हो जाए तो उसके खिलाफ ना कोई अपील होगी। इसमें ना अपील होती है। ठीक है, क्या वाद दायर होने के बाद जब डिग्री या निर्णय बन गया है तो उसके बाद ना कोई अपील होगी ना ही उनका पुनर्विलोकन होगा। ठीक, सेक्शन 6 बताता है। और ठीक है, सिर्फ परंतु पीड़ित पक्षकार क्या कर सकता है? पीड़ित पक्षकार पुनर्निरीक्षण याचिका दायर कर सकता है। पुनरीक्षण के लिए याचिका दायर कर सकता है। ठीक, कब्जा और कहाँ बता रखा है? तो एविडेंस एक्ट की 110 धारा, ठीक, और CRPC की 145 धारा इसमें भी संरक्षित किया गया है, ये बता रखा है। ठीक है, सेक्शन 7 ये चल संपत्ति के लिए। सेक्शन 7 किसके लिए है? तो चल संपत्ति, विशिष्ट चल संपत्ति के अधिपति की पुनः प्राप्ति। विशिष्ट चल संपत्ति, ठीक है, सेक्शन 7 में क्या है? विशिष्ट चल संपत्ति के अधिपति की पुनः प्राप्ति। विशिष्ट चल संपत्ति की पुनः प्राप्ति व्यक्ति के कब्जे का हकदार है। तुरंत कब्जे के लिए वो व्यक्ति स्वामी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, विशिष्ट चल संपत्ति के अधिपति की पुनः प्राप्ति कैसे होगी? विशिष्ट चल संपत्ति की पुनः प्राप्ति व्यक्ति के कब्जे का हकदार तुरंत कब्जे के लिए वो व्यक्ति स्वामी हो भी सकता है और ना भी तब भी वो ऐसी संपत्ति प्राप्त करने के लिए हकदार है। क्योंकि जब हमने मोबाइल किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए बोला तो वो एक क्या हो गया? स्वामी नहीं है पर उसको अधिकार है। ठीक है, जब तक कि वो हम उसको पैसे न दे दे और उसके बाद उसका मोबाइल अपने सुपुर्द ना कर दें, तब तक वो उसका अधिपत्य रख सकता है। ये विशिष्ट चल संपत्ति अधिपति पुनः प्राप्ति के लिए बता रखा है। ठीक है, किसी को देता है।
सेक्शन 8 तत्कालिक कब्जा प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति की कब्जा परिधान करना। तत्कालिक कब्जा प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कब्जा प्राप्त करना 8 में बता रखा है कि जब तत्कालिक कब्जा प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कब्जा परिधान करता है तो वादी को प्रतिवादी से विशिष्ट चल संपत्ति पुनः प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, वादी को प्रतिवादी से विशिष्ट चल संपत्ति पुनः प्राप्त करने का अधिकार ही है। ठीक है, जिस वास्तव में उसका स्वामी नहीं है। जब वादी द्वारा मांगी गई वस्तु प्रतिवादी अभिकर्ता या व्याजधारी के रूप में धारण किए हैं जब वादी द्वारा मांगी गई वस्तु प्रतिवादी अभिकर्ता या न्यायधारी के रूप में धारण किए हुए हैं, जब दावाकर्ता वस्तु हानि के बदले में वादी को दिया गया धन के रूप में प्रतिकर प्राप्त नहीं होगा, जबकि उस वस्तु की हानि के बदले उसकी वस्तु क्षतिपूर्ति जब दाव वस्तु ठीक है जब दाव वस्तु हानि के बदले वादी को दिया गया रूप में प्रतिकर प्राप्त नहीं होगा। ठीक, क्षतिपूर्ति के दम था। ठीक, जबकि उस वस्तु की हानि के बदले उसकी वास्तविक क्षतिपूर्ति का निर्धारण अत्यंत ही कठिन होगा। दावाकृत वस्तु वादी से दोषपूर्ण ढंग से पूर्णतः हस्ताक्षरित कर दिया गया हो। ठीक, ये है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या बोला है कि तात्कालिक कब्जा प्राप्त करने के अधिकृत व्यक्ति को कब्जा परिधान करना। वादी है प्रतिवादी से विशिष्ट चल संपत्ति पुनः प्राप्त करने का अधिकार है जो वास्तव में उसका स्वामी नहीं है। ठीक है, जब वादी द्वारा मांगी गई वस्तु प्रतिवादी अभिकर्ता या न्यायधारी के रूप में धारण किए हुए है, जब दावाकृत वस्तु की हानि के बदले में वादी को दिया गया धन के रूप में प्रतिकर प्राप्त नहीं होगा, जबकि उस वस्तु की हानि बदले में उसकी वास्तविक क्षतिपूर्ति निर्धारण अत्यंत ही कठिन होता है। ठीक है, दावाकृत वस्तु वादी से दोषपूर्ण ढंग से पूर्णतः हस्ताक्षरित दिया गया हो। मतलब इसमें यह बोला है कि जैसे कि कोई ऐसी वस्तु दे रखी है जिसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति निर्धारण नहीं हो सकती है। ये सेक्शन 8 बता रखा है। ठीक है, सेक्शन 8 हो गया। अध्याय 2 9 से 25 तक ये भाग दूसरा ही चल रहा है। अध्याय इसमें दूसरा है। ठीक है, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन। अध्याय 2 संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 9 से 25 तक। सेक्शन 9 में संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों के प्रतिरक्षा। ठीक है, इसमें सेक्शन 9 में क्या है, प्रतिरक्षा है। ठीक है, प्रतिरक्षा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए वाद के विरुद्ध प्राप्त सभी प्रतिरक्षाएं इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए दावे के विरुद्ध भी प्रतिवादी को प्राप्त होगी। सेक्शन 10 संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन। ठीक है, यह 2018 द्वारा प्रतिस्थापित की गई। कब? 2018 द्वारा। सेक्शन कौन सी? 10 को अनुपालन के लिए। ठीक है, कब अनुपालन किया जाएगा? 2018 के बाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए आदेश न्यायालय के लिए अज्ञापक बना दिया गया है। 2018 के संशोधन अगस्त 2018 को लागू हुआ। अपवाद इसमें न्यायालय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के आदेश के लिए मना कर सकता है। विनिर्दिष्ट पालन के लिए कि सेक्शन 2, सेक्शन 14, सेक्शन 16। ठीक है, सेक्शन 11 न्यास से संबंध संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन। 11 में क्या न्यास संबंधित है? न्यास ऐसे संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, न्यास ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता जिसे न्यासधारों ने अपनी शक्तियों से बाहर जाकर किया है, परंतु न्यायालय ऐसी संविदा को विशिष्ट अनुपालन करवाएगा जो न्यास के पूर्णतः पालन में हो। ठीक है,
सेक्शन 11 दो बातें करता है। न्यास ऐसे संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता जिसे न्यायाधीश ने अपनी शक्तियों से बाहर जाकर किया है, ठीक है, ये बोल। पर दूसरा भी सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 1, न्यायालय ऐसे 11 का, न्यायालय ऐसे संविदा का विशिष्ट अनुपालन करवाएगा जो न्यास के पूर्णतः पालन के लिए, ये 1 है सेक्शन 11 का 1, ये है सेक्शन 11 का 1 है, ये सेक्शन 11 का 2 है, ठीक है। सेक्शन 12, संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट अनुपालन। न्यायालय संविदा के भाग के विशिष्ट अनुपालन का निर्देश नहीं देगा, ठीक है। न्यायालय संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट अनुपालन का निर्देश नहीं देगा। भागधारा में 12 में संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट अनुपालन। अपवाद क्या क्या है, 12(2) अपवाद है, 12(3) और 12(4। 12(2) ये रहा, ठीक है, 12(2) 12(3 ये सब इसमें बता रखा है, 12(2) 12(3). 12(2) जबकि संविदा का बड़ा भाग परिवर्तनीय हो तथा लघु अंश आर्थिक क्षतिपूर्ति के योग्य हो तो वहाँ पालन कर लेंगे, ठीक है। एक में नहीं देगा, पर 12(2) में 12(3) 12(4, ठीक है। जबकि संविदा का भाग बड़ा प्रवर्तनीय हो, ठीक है, बड़ा भाग क्या है, प्रवर्तनीय हो तो करवा लेंगे। भाग बड़ा प्रवर्तनीय हो 12(2) में, ठीक है, तब लघु अंश आर्थिक क्षति के योग्य होगा। 12(3) जबकि संविदा का छोटा भाग प्रवर्तनीय है, ये जबकि छोटा भाग प्रवर्तनीय है तब भी करा सकते हैं। जबकि अपरिवर्तनीय भाग का पृथक्करण संभव है, ठीक है, पृथक्करण कर सकते हैं तब भी करवा सकेंगे, पृथक्करण 4 में। और छोटा भाग हो, ठीक है, अप्रवर्तनीय हो, छोटा भाग प्रवर्तनीय है, ठीक। हक ना रखने वाले सेक्शन 13, हक ना रखने वाले या अपूर्ण हक वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के अधिकार, ठीक है, हक ना रखने वाले अपूर्ण अधिकार विरोध क्रेता या पट्टा के, ठीक, सेक्शन 13 बोलता है, ठीक। सेक्शन 14, वे संविदा जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता है, ठीक है, वे संविधाएं जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता है। सेक्शन 14 2018 प्रतिस्थापित, ठीक है। ऐसी संविदा जिसका पक्षकार सेक्शन 20 के अंतर्गत प्रतिस्थापित अनुपालन का उपचार है। ऐसी संविदा कोई पक्षकार सेक्शन 20 के अंतर्गत प्रतिस्थापित अनुपालन का उपचार प्राप्त करता हो। सेकंड, ऐसी संविदा जिसके ऐसी संविदा सतत कर्तव्य का पालन अंतर्वलित हो और जिसका न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षण संभव न हो। 3, जो पक्षकार के व्यक्तिगत क्षमताओं पर आधारित हो, जो पक्षकार व्यक्तिगत क्षमताओं पर आधारित हो, वो जो अपनी प्रकृति के प्रवेशन हो वो, ठीक है। अब सीधे 14A, ठीक, 14A में 20 पढ़ लेते, 20 इसके विपरीत है, वैकल्पिक उपचार प्रतिस्थापित अनुपालन, ठीक है, 20 पढ़ लेते पहले। सेक्शन 20 क्या बोलता है, वैकल्पिक उपचार प्रतिस्थापन अनुपालन। 2000, पीड़ित पक्षकार संविदा भंग करने वाले को 30 दिन के भीतर एक लिखित नोटिस देगा कि पालन करो, ना करने पर तीसरे पक्षकार या अभिकरण से करा लेगा, तब विनिर्दिष्ट पालन नहीं होगा, ये बता रखा, ठीक है। 14A में क्या है, न्यास विशेषज्ञों को नियुक्त करने की, न्यायालय की विशेषज्ञ को नियुक्त करने की, न्यायालय, ठीक है, क्या है 14A में न्यायालय की विशेषज्ञ को नियुक्त करना, न्यायालय क्या विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा, ठीक है। विशेषज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट अभिलेख का भाग होगा। संविदा का विशिष्ट अनुपालन कौन कर सकता है, 15। किसके विरुद्ध किया जाएगा, 19, सेक्शन 19 में बता रखा है। कौन कर सकता है, संविदा का पक्षकार करेगा। कौन करेगा, तो संविदा का पक्षकार करेगा, ठीक है, पक्षकार के हित प्रतिनिधि करेंगे और समझौता के अंतर्गत पाने वाले व्यक्ति करेंगे, कंपनी और समयोजित करेंगे, ठीक है,
किसके विरुद्ध किया जाएगा? संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए प्रवृत्त किया जाएगा। संविदा के पक्षकार के विरुद्ध ही नहीं अपितु स्वत अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। सेक्शन 16 क्या है? अनुतोष का वैकल्पिक वर्जन। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन ऐसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता है। सेक्शन 20 के अंतर्गत संविदा का प्रतिस्थापित पालन दावा किया हो, जो संविदा के अधीन उन वचन का पालन न करने अक्षम हो गया हो, पालन करने में अक्षम हो गया हो, जो संविदा के अधीन यह साबित करने में विफल हो गया कि उसके अपने वचन का पालन कर दिया गया हो। सेक्शन 17 ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय या पट्टा संविदा विशिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता जिसका संपत्ति स्वच्छ हक ना हो। 18 में फेरफार के लिए अपवर्जन कर रखा है। बीस ए 20B 20C 20A में अवसंरचना परियोजना संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध है। अवसंरचना परियोजना संबंधी सुविधा के लिए विशेष उपबंध है। अनुसूची जोड़कर सूचीबद्ध किया गया। अवसंरचना परियोजना चल रही हो तो व्यावदेश नहीं ले सकते। 41 HA 20B विशेष न्यायालय। 20B में क्या बता रखा है? तो विशेष न्यायालय बता रखा है। विशेष न्यायालय सिविल न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करने की शक्ति है। ठीक है, किसके हैं? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार की है। ठीक है, राज्य सरकार की, पर किसके? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से ही राज्य सरकार किसी को विशेष न्यायालय घोषित कर सकता है। 20C वादों का शीघ्र निपटारा। सामान्यतः प्रतिवादी को समन की तामील से 12 माह में या परंतु न्यायालय 6 माह और बढ़ा सकती है। 6 माह और बढ़ा सकती है। 21 प्रतिकर दिलाने की शक्ति। 21 में प्रतिकर दिलाने की शक्ति। वादी प्रतिकर का दावा विशिष्ट पालन के साथ कर सकता है। 22 विशिष्ट पालन के साथ विभाजन। ठीक है, 22 में क्या है? विशिष्ट पालन। विशिष्ट पालन 22 में है के साथ विभाजन। अग्रिम धन भी अनुतोष मांगा जा सकता है। अग्रिम धन अनुतोष भी मांगा जा सकता है। 30 में क्या है? तो नुकसानी के लिए। सेक्शन 23 में सेक्शन 23 में क्या है? तो नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन ना होगा। सेक्शन 23 नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन ना होगा। 24 सेक्शन 24 यदि विनिर्दिष्ट पालन का वाद खारिज हो गया हो। ठीक है, सेक्शन 24 बता रहा है कि यदि विनिर्दिष्ट पालन का वाद खारिज हो गया हो तो वाद में आप नुकसानी के लिए अलग से वाद नहीं ला सकते हैं। ठीक है, 24 बोलता है कि यदि विनिर्दिष्ट पालन का वाद खारिज हो गया हो तो बाद में आप नुकसानी के लिए अलग से वाद नहीं ला सकते। ठीक, अध्याय 3। ठीक है, अब क्या? अध्याय 3। ठीक, अध्याय 2 कहाँ से कहाँ तक था? तो 12 से 25 तक था। ठीक है, भाग 1 कहाँ से तक था? तो 1 से 4 तक था। ठीक है, भाग 2 कहाँ से है? तो भाग 2 है 5 से लेके 35 तक। ठीक है, और अध्याय उसमें है अध्याय 1 स्टार्ट होता है 5 से 11 तक और अध्याय 2 स्टार्ट होता है 12 से 25 तक और अध्याय 3 26। ठीक, सेक्शन 26 अध्याय 3 26 एक ही सेक्शन है। ठीक है, अध्याय 3 में लिखतों की परिशुद्धि। अध्याय 26 लिखतें कब परिशोधित की जा सकेगी? लिखतें कब परिशोधित की जाएगी? जब पक्षकार कपट या पारस्परिक भूल के कारण कोई लिखित संविदा या अन्य लिखित उसके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती है। परिशोधन के लिए वाद दायर किया जा सकता है। परिशोधन के लिए वाद दायर कर सकता है संविदा के पक्षकार या उनके हितबद्ध प्रतिनिधि द्वारा। अध्याय 4 संविदाओं का विखंडन 27 से 30 तक। संविदा का विखंडन कहाँ से? अध्याय 4 में है। संविदाओं का विखंडन 27 से 30 तक। सेक्शन 27 न्यायालय द्वारा संविदा का विखंडन स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक, सेक्शन 27 में क्या कहा गया है? सेक्शन 27 में क्या गया है कि न्यायालय द्वारा संविदा का विखंडन स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।
ठीक है। न्यायालय द्वारा संविदा का विखंडन स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा संविदा का विखंडन स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। 27 में बोला है। 29, ठीक है, सेक्शन 29 संविदा का विखंडन वैकल्पिक उपचार के रूप में, संविदा का विखंडन वैकल्पिक उपचार के रूप में। सेक्शन 29 वादी के विकल्प प्राप्त हैं कि वह न्यायालय से संविदा विशिष्ट पालन के लिए अनुतोष के साथ साथ उसके विघटन को भी मांग कर सकता है। न्यायालय से संविदा के विशिष्ट पालन के अनुतोष के साथ साथ उसके विखंडन को भी मांग सकता है। ये कहा है 29 में। यदि न्यायालय विनिर्दिष्ट अनुपालन का अनुतोष प्रदान नहीं करता है तो वह संविदा के विखंडन का निर्देश देगा। ठीक। सेक्शन 30 आधारित है साम्य के सिद्धांत। साम्य वाले साम्य को पालन करता है, साम्य चाहे वाले के साम्य को पालन करता है, पालन करना होगा। अध्याय 5 31 से 35 तक लिखतों का रद्दकरण। 31 में क्या है तो लिखतों का अध्याय 5 लिखतों का रद्दकरण है। 31 में कब रद्दकरण का आदेश दिया सकता है। ठीक है। सेक्शन 31 में क्या है तो लिखतों का रद्दकरण कब दिया जा सकता है आदेश। ठीक है। जब लिखत शून्यकरण कब दिया जाता है, जब लिखत शून्य या शून्यकरणी हो तब। सेक्शन 32 लिखत का भागत रद्दकरण। जहाँ किसी एक ही लिखत में विभिन्न अधिकारों और दायित्व का उल्लेख हो वहाँ न्यायालय एक या अधिक अधिकार अथवा दायित्व से संबंधित भाग को रद्द कर सकता है। सेक्शन 33 लिखत के रद्दकरण पर प्रतिकर विषय में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 33 लिखत के रद्दकरण पर प्रतिकर के विषय में प्रावधान किया गया है सेक्शन 33 में। ठीक है। अध्याय 6, ठीक है, 34 से 35 तक। सॉरी, उसमें क्या था कि ये मैंने गलत बोल दिया था। अध्याय 5 31 से 33 तक है। अध्याय 5 31 से 33 तक की है। ठीक है। और अध्याय 6 34 से 35 तक घोषणात्मक डिग्री, डिक्लेरेटरी डिग्री। वादी किसी ऐसे विद्यमान अधिकार या हैसियत को घोषणा के माध्यम से स्पष्ट करती है। अध्याय 6, ठीक है, 34 से 35 घोषणात्मक डिग्रियाँ हैं। वादी के किसी ऐसे विद्यमान अधिकार या हैसियत को घोषणा के माध्यम से स्पष्ट करता है जो प्रतिवादी के आचरण से संदेह हो सकता है। सेक्शन 34 घोषणात्मक अज्ञप्ति के आधार एवं शर्तें। सेक्शन 34 में क्या है तो अज्ञप्ति के आधार पर शर्तें हैं। ठीक है। वादी किसी विधिक हैसियत या अधिकार का अधिकृत हो, प्रतिवादी उसके अधिकारों या हैसियत से इनकार करता हो, का इनकार करता हो। घोषणात्मक वाद विधिक हैसियत या संपत्ति में अधिकार की घोषणा के लिए होना चाहिए। जहाँ अनुतोष आवश्यक हो उसकी मांग की जानी चाहिए। घोषणात्मक अज्ञप्ति सर्वसंबंधी की बजाय व्यक्तिबंदी प्रकृति की है। घोषणात्मक अज्ञप्ति पारित करना न्यायालय का विवेकाधिकार है। सेक्शन 35 घोषणा का प्रभाव क्या होगा। घोषणा का प्रभाव की गई घोषणा में वाद के पक्षकारों पे किस पे, वाद के पक्षकारों पे प्रभाव होगा, उनकी ओर से दावा करने वाले व्यक्तियों पर। ठीक है। जब कोई पक्षकार न्यासी हो तो जिन व्यक्तियों के वे न्यासी हैं उन पर बाध्यकारी होता है। ये सब हो गया। ठीक है, बाध्यकारी होता है। भाग 3, अब भाग 3 आ गया 36 से 44 तक। ठीक है, भाग 3 हो गए निवारक अनुतोष। और अध्याय कितने हैं कुल तो 8 हैं। ये अध्याय 7 स्टार्ट हो गया 36 से 37 तक व्यादेश साधारणता। ठीक है। सेक्शन 36 निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार प्रदान किया जाएगा, अस्थायी या शाश्वत। ठीक है।
अस्थायी किसी निश्चित समय के लिए, सुनवाई की अगली तिथि के लिए, निर्णय सुनाए जाने तक। ठीक है। 36 निवारक अनुशंस न्यायालय के विवेकानुदास पर निवारक अनुशंस अस्थायी और शाश्वत। अस्थायी टेम्पररी CPC में कहाँ दे रखा है तो 39 में दे रखा है। किसी निश्चित समय के सुनवाई की अगली तिथि के, सुनवाई की अगली किसी निश्चित समय या सुनवाई की अगली तिथि के लिए, निर्णय सुना जाने तक के लिए। ठीक है। या अस्थायी व शाश्वत परपेचुअल। वाद के गुण दोष के आधार पर सुनवाई हो जाने के पश्चात डिग्री द्वारा जारी। वाद के गुण दोष के आधार पर सुनवाई जाने के पश्चात डिग्री द्वारा जारी होता है शाश्वत व्यादेश। 39 में अज्ञापक समादेश व्यादेश हो गया। ठीक है। 39 में अज्ञापक समादेश व्यादेश हो गया। ठीक है। कितने व्यादेश हो गए? एक तो अस्थायी व्यादेश, शाश्वत व्यादेश और तीसरा अज्ञापक या समादेश व्यादेश। 39 में जो कुछ अपकार किया जा चुका है उसे समाप्त कर यथास्थिति में लाए जाए और आगे के लिए उसे ऐसा करने को रोका जाए। ठीक है। वही है अज्ञापक व्यादेश। जो कुछ अपकार किया जा चुका है उसे समाप्त कर यथास्थिति में लाए जाने के लिए उसे ऐसा करने से रोका जाए, अज्ञापक आदेश होगा। अध्याय 8 38 से 44 शाश्वत व्यादेश। अध्याय 8 में शाश्वत व्यादेश के बारे में परिभाषा दे रखी, हम पूरा डिटेल बता रखा 38 से 44 तक। ठीक है। सेक्शन 38 में शाश्वत व्यादेश कब जारी किया जाएगा, शाश्वत व्यादेश कब जारी किया जाएगा उसके बारे में, कब जारी किया जाएगा। वादी के पक्ष वर्तमान कर्तव्य भंग को रोकने के लिए, वादी के पक्ष में वर्तमान कर्तव्य के भंग को रोकने के लिए। ठीक है। जब प्रतिवादी वादी की संपत्ति पर हस्तक्षेप करे या हस्तक्षेप करने की धमकी दे तो न्यायालय निम्न अवस्था में शाश्वत व्यादेश जारी करेगा। जहां प्रतिवादी वादी की संपत्ति को न्यासधारी हो। ठीक है। जहां प्रतिवादी संपत्ति का न्यासधारी हो, वास्तविक नुकसान का निर्धारण करने का कोई निश्चित मापदंड ना हो, जहां आर्थिक प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष ना हो, न्यायिक कार्रवाई की बहुलता को रोकने के लिए। ठीक है। वादी के पक्ष में वर्तमान कर्तव्य भंग को रोकने के लिए, जब प्रतिवादी वादी की संपत्ति हस्तक्षेप करे या हस्तक्षेप करने की धमकी देता है, न्यायालय निम्न अवस्था में शाश्वत व्यादेश जारी करेगा। नंबर 1, जहां प्रतिवादी वादी की संपत्ति का न्यासधारी है, वास्तविक नुकसान का निर्धारण करने का कोई निश्चित मापदंड ना हो, जहां आर्थिक प्रतिकर का अनुतोष ना प्राप्त किया हो, न्यायिक कार्रवाई की बहुलता के कारण। ठीक है। न्यायिक कारण रोकने के लिए, न्यायिक कार्रवाइयों की बहुलता को रोकने के लिए। ठीक है। शाश्वत व्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक। सेक्शन 40 वादी व्यादेश के बदले में क्षतिपूर्ति का व्यादेश के साथ क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। वादी व्यादेश के बदले में क्षतिपूर्ति व्यादेश के साथ क्षतिपूर्ति मांग कर सकता है। 41 में व्यादेश कब नामंजूर किया जाएगा, पहले से लंबित किसी न्यायिक कार्रवाई को रोकने के लिए। ठीक। व्यादेश कब नामंजूर किया, पहले से कोई लंबित कार्रवाई है। ठीक है। न्यायिक रोकने के लिए। ठीक है। सेकंड, किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में कोई न्यायिक कार्रवाई संस्थित करने से रोकता है, उसके अधीनस्थ नहीं है। तीसरा, किसी व्यक्ति को विधायिक निकाय में आवेदन करने से रोकता है। डी, आपराधिक कार्रवाई संस्थित करने से रोकता है। ई, संविधा के भंग को रोकने के लिए। एफ, उपताप की अस्पष्टता पर व्यादेश जारी करने के लिए। जी, वादी की मौन अनुमति रही हो। एच, न्याय भंग को छोड़कर सब संतुलन अनुशोध प्राप्त किया जा सकता है। एच, ए, विनिर्माण परियोजना प्रभावित अथवा विलंबित होगी। आय, वादी या उसके अभिकर्ता आचरण ऐसा हो कि वह न्यायालय की सहायता का अधिकारी ना हो। ठीक है। वादी व्यादेश के बदले में क्षतिपूर्ति या व्यादेश के साथ क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। ठीक है। ये 40 में दे रहा है। 41 में व्यादेश कब नामंजूर किया जा सकता है, 41 ए में ए से लेके आज तक बता रखे हैं। ठीक है। पहले में क्या रखा है, तो पहले ए में पहले से लंबित किसी न्यायिक कार्रवाई रोकने के लिए तब नामंजूर व्यादेश नामंजूर। बी, किसी व्यक्ति को किसी ऐसे न्यायालय में जो न्यायिक कार्रवाई संस्थित करने से रोकता है उसके अधीनस्थ नहीं है। ठीक है। अधीनस्थ न हो तब व्यादेश नामंजूर किया जाएगा।
सी, किसी व्यक्ति को विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकता हो, विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकता है तब भी आदेश नहीं दिया जाएगा। डी, आपराधिक कार्रवाई संस्थित करने से रोकता है, आपराधिक कार्रवाई संस्थित करने से रोकता है डी में, तब भी आदेश नहीं दिया जाएगा। ई, संविदा के भंग को रोकने के लिए, ठीक है, संविदा के भंग को रोकने के लिए। एफ, उपताप की अस्पष्टता व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। जी, वादी की मौन अनुमति रही हो। एच, न्यास भंग को छोड़कर जब समतुल्य अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हो। एच, विनिर्माण परियोजना प्रभावित तथा विलंबित होती हो। आई, वादी या उसके अभिकर्ता का आचरण ऐसा हो कि वह न्यायालय की सहायता का अधिकारी ना रहा हो, ठीक है। जे, जबकि वादी का जे तक है ना, ए से जे तक है। एच, जे, जब वादी का उन मामलों में कोई व्यक्तिगत हित ना हो, जब वादी का उन मामलों में व्यक्तिगत हित ना हो। 42, नकारात्मक करार के पालन का निर्देश, ठीक है, नकारात्मक क्या 42 सेक्शन 42 में क्या है, नकारात्मक, सेक्शन 42 में नकारात्मक करार के पालन के लिए निर्देश। किसी कार्य को करने का सकारात्मक करार, किसी कार्य को ना करने का नकारात्मक करार दोनों ही अंतर्गत हो तो यदि न्यायालय सकारात्मक करार का पालन नहीं करा सकता तो उसे नकारात्मक पालन के लिए व्यादेश प्रदान कर सकेगा।